नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास काव्य शास्त्र पर आधारित रहने वाली है। इससे पहले ही काव्य शास्त्र पर एक और क्लास आ चुकी है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, सभी प्रश्न परीक्षा को ध्यान में रख कर लिए गए हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा और अंत तक जरूर जुड़े रहें। सभी प्रश्नों को देखने की कोशिश करें। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को जाता है। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को जाता है। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नामक ग्रंथ लिखा। ध्वन्यालोक लोचन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहते हैं? अभिनव गुप्त रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। आनंदवर्धन जो थे ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और आचार्य कुंतक जो रहे ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्यशास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्यशास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? तो काव्यशास्त्र के अनुसार यह ध्वनि का लक्षण है। काव्यशास्त्र के अनुसार यह ध्वनि का लक्षण है। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहते हैं? बताया आपको, आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे आनंदवर्धन। अगला प्रश्न देखेंगे। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो ओज गुण प्रधान होता है। वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण प्रधान होता है। माधुर्य गुण किस रस से संबंधित रहता है कह सकते हैं? तो श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस। ठीक है, माधुर्य गुण श्रृंगार रस, काव्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस, इसके अलावा करुण रस से संबंधित रहता है माधुर्य गुण। और प्रसाद गुण तो लगभग सभी रसों में पाया जाता है। प्रसाद गुण तो लगभग सभी रसों में पाया जाता है। अगला प्रश्न। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक कौन है? न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक कौन रहे? तो इस उक्ति के लेखक रहे भामा। इस उक्ति के लेखक कौन रहते हैं? भामा। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं और भामा का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है काव्य अलंकार। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक रहे और इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य अलंकार। अगला प्रश्न। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नव मित्र सा है, देखूँ उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना, काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम क्या है? इस काव्यांश में कौन सा काव्य गुण प्रयोग किया गया है? काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नव मित्र सा है, देखूँ उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो इन पंक्तियों में माधुर्य गुण है। इन पंक्तियों में माधुर्य गुण है। माधुर्य का अर्थ क्या हो गया आपका? मधुरता या मिठास। ठीक है, मधुरता या मिठास। आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? ऐसे तो रसों की संख्या कितनी रही? 9, परंतु आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 ही मानी है। उन्होंने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी है। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान, इस दोहे में कौन सा रस है? इस दोहे में कौन सा रस है? आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान, इस दोहे में हास्य रस है। हास्य रस का अर्थ क्या हो गया आपका? जैसे जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर, मतलब एक होता है ना, जैसे कि विचित्र सा एक किसी के विचित्र स्वरूप को देखकर या फिर ऊट पटांग हरकतों को देखकर, किसी के विचित्र स्वरूप को देखकर या फिर ऊट पटांग हरकतों को देखकर जो मन में एक मनोरंजन का भाव आता है, वहीं पर हास्य रस होता है। ठीक है, उसे ही हास्य रस कहते हैं। कह सकते हैं कॉमेडी। ठीक है, कॉमेडी कह सकते हैं। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा?
बनन में बागन में बगरो बसंत है, ये किसकी पंक्ति है? तो पद्माकर की पंक्ति है। इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? तो लक्षणा, लक्षणा शब्द शक्ति से। कह सकते हैं कि इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा शब्द शक्ति है। रसापकर्षका दोषः उक्ति किस आचार्य की है? रसापकर्षका दोषः यह उक्ति किस आचार्य की है? तो विश्वनाथ की है। यह उक्ति विश्वनाथ की है और यह उक्ति विश्वनाथ के प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण में उल्लेखित है। ठीक है, यह उक्ति विश्वनाथ के प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण में उल्लेखित है। सट्टक का अर्थ क्या है? एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की युद्ध शैली, एक प्रकार का नाटक या फिर एक प्रकार के गीत। तो सट्टक एक प्रकार का नाटक है। सट्टक एक प्रकार का नाटक है। इसकी भाषा क्या होती है? प्राकृत। सट्टक एक प्रकार का नाटक है जिसकी भाषा सामान्यतः क्या होती है? प्राकृत। इनमें आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? निम्न में आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। काव्यालंकार शीर्षक से आचार्य भामा एवं रुद्रट दोनों ने रचनाएं की हैं। काव्यालंकार शीर्षक से आचार्य भामा एवं रुद्रट दोनों की रचनाएं देखी जाती हैं। काशिका क्या है? काशिका क्या है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी की टीका है काशिका। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी की टीका है काशिका। समास की अधिकता ओज कहलाती है। समास की अधिकता क्या कहलाती है? ओज। समास की अधिकता ओज कहलाती है। यह कथन किसका है? समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन रहा वामन का। समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन रहा वामन का। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया? विश्वनाथ के अतिरिक्त साहित्य शब्द को किस आचार्य ने अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया? तो रुय्यक ने। विश्वनाथ के अतिरिक्त रुय्यक ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया। रुय्यक के कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम क्या है? जैसे अलंकार सर्वस्व, साहित्य मीमांसा। ठीक है, अलंकार सर्वस्व और साहित्य मीमांसा ये दोनों ही रचनाएं किनकी है? रुय्यक की है। अगला प्रश्न है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध किसने किया? रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध किसने किया? तो अभिनव गुप्त ने। रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध किया अभिनव गुप्त ने। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? वामन ने। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया वामन ने। निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार एवं अलंकार्य में अभेद माना है? निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार एवं अलंकार्य में अभेद माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार एवं अलंकार्य में अभेद माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार एवं अलंकार्य में अभेद माना है। चंपू के दो भेद हैं। अगला प्रश्न है, चंपू के दो भेद हैं निम्न में से कौन से? तो विरुद्ध और क्रमभक। ठीक है, चंपू के दो भेद कौन से हैं? विरुद्ध और क्रमभक। गद्य पद्य मिश्रित काव्य रचना को ही हम लोग क्या कहते हैं? चंपू काव्य। ठीक है, गद्य पद्य मिश्रित रचना को ही हम लोग चंपू काव्य कहते हैं। इस नवीन काव्य शैली की रचना आचार्य विश्वनाथ ने राजस्तुति के लिए की थी। इस नवीन काव्य शैली की रचना आचार्य विश्वनाथ ने राजस्तुति के लिए की थी। ठीक है, तथा इसे दो भागों में विभक्त किया। किसमें? विरुद्ध और क्रमभक को। चंपू के दो भेद कौन कौन से हैं? विरुद्ध और क्रमभक। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद। और अभिव्यंजनावाद क्रोचे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। अभिव्यंजनावाद क्रोचे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है, जिसके रचयिता कौन रहते हैं? आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक के रचयिता रहे आनंदवर्धन, जो कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का है? रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का है?
तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद भट्टनायक का है। भुक्तिवाद सिद्धांत किनका है? तो भट्टनायक का है। अभिनवगुप्त का सिद्धांत का नाम क्या रहा? अभिव्यक्तिवाद। अभिनवगुप्त के सिद्धांत का नाम रहा अभिव्यक्तिवाद। शंकुक के सिद्धांत का नाम रहा भुक्तिवाद या फिर अनुमितिवाद। शंकुक के सिद्धांत का नाम रहा भुक्तिवाद या अनुमितिवाद। भट्ट-लोलट के सिद्धांत का नाम रहा उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले वामन ने दी। काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले वामन ने दी। वामन जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे, ठीक है। वामन जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। वामन ने दोषों की संख्या 20 मानी है, ठीक है। वामन ने दोषों की संख्या कितनी मानी है? 20 मानी है। 10 शब्द दोष और 10 अर्थ दोष। वामन ने दोषों की संख्या 20 मानी है, जिनमें से 10 शब्द दोष और 10 अर्थ दोष माने हैं। काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार कौन रहे? काव्यालंकार संग्रह के रचयिता कौन रहते हैं? उद्भट। काव्यालंकार संग्रह के रचयिता रहे उद्भट। भामा रहे काव्यालंकार के रचयिता, ठीक है। भामा रहे काव्यालंकार नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता। दंडी का प्रसिद्ध ग्रंथ रहा काव्यादर्श। वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ रहा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने शाहजहां की प्रशंसा की है। पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के समकालीन थे। इसके अलावा जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि भी शाहजहां ने ही दी थी। जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने ही दी थी। और ये इसी के दरबार में रहा करते थे। पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के ही दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है शब्द ज्ञान। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है शब्द ज्ञान। काव्य हेतु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन रहे? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं कुंतक, ठीक है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य रहे आचार्य विश्वनाथ। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन रहे? आचार्य विश्वनाथ। अगला हमें सुमेलित करना है। ये सारे क्या है आपके? अवधारणा, ठीक है। ये सारे हैं अवधारणा और ये क्या है? संस्थापक। तो सहृदय अवधारणा के संस्थापक कौन रहते हैं? आनंदवर्धन। सहृदय अवधारणा के संस्थापक रहे आनंदवर्धन। साधारणीकरण अवधारणा के संस्थापक रहे भट्टनायक। साधारणीकरण अवधारणा के संस्थापक रहे भट्टनायक। मधुमती भूमिका के संस्थापक रहते हैं मधुमती भूमिका के संस्थापक रहे केशव प्रसाद मिश्र। मधुमती भूमिका के संस्थापक रहे केशव प्रसाद मिश्र। अर्थ की लय के संस्थापक कौन रहे? जगदीश गुप्त। सहृदय आनंदवर्धन, साधारणीकरण भट्टनायक, मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मिश्र, अर्थ की लय जगदीश गुप्त। आचार्यों का सही अनुक्रम लगाना है हमें। आचार्यों का सही अनुक्रम, तो इसके पहले हमें इनका क्या देखना पड़ेगा? समय। दंडी का समय रहा 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी। भामह का समय रहता है 6ठी शताब्दी। अभिनवगुप्त का समय रहा 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। 10वीं। आनंदवर्धन का समय रहा 9वीं शताब्दी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? आपके भामा। सबसे पहले आ जाएंगे आपके भामा 6ठी शताब्दी। उसके बाद दंडी 7वीं शताब्दी। दंडी 7वीं शताब्दी। उसके बाद कौन आ जाएंगे? आपके आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी। और अंत में आ जाएंगे अभिनवगुप्त 10वीं शताब्दी। ये इसका सही क्रम है समय काल के अनुसार। अगला हमें सुमेलित करना है कि ये जो सारे सिद्धांत हैं इनके विचारक, ठीक है, इन सारे सिद्धांतों के विचारक कौन रहे? एक तरह से कहें तो मिलान करना है। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के विचारक रहते हैं क्रोचे। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के विचारक रहे क्रोचे। अभिजात्यवाद सिद्धांत के विचारक रहे टी.एस. इलियट।
अभिजात्यवाद सिद्धांत के विचारक रहे टी.एस. इलियट। अस्तित्ववाद सिद्धांत के विचारक रहे सार्त्र। अस्तित्ववाद सिद्धांत के विचारक रहे सार्त्र। विखंडनवाद सिद्धांत के विचारक रहे जाक देरिदा। विखंडनवाद सिद्धांत के विचारक कौन रहे? जाक देरिदा। ठीक है। अभिव्यंजनावाद क्रोचे। अभिजात्यवाद टी.एस. इलियट। अस्तित्ववाद सार्त्र। विखंडनवाद जाक देरिदा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? तो 10 गुण हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल 10 गुण हैं। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल 10 गुण हैं। ठीक है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इतने ही प्रश्न हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।